आज का हमारा विषय है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांत। पारिभाषिक शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और जिनकी एक परिभाषा हो, अर्थात उनकी एक सीमा होती है। वो एक सीमा में बांधे हुए शब्द होते हैं। वो केवल एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा उनका प्रयोग किसी अन्य शब्द या अन्य वस्तु के लिए नहीं हो सकता है। जब साइंस और टेक्नोलॉजी में यानी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नई नई खोज आरंभ हुई और नए शोध हुए और फिर हमें कुछ नए शब्दों की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो उनके लिए जो शब्द बने उन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना था कि जो नई आविष्कार या नई खोज हैं या विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हमें जो नए शब्द चाहिए वो हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं यानी संस्कृत और जो हिंदी और जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उन्हीं में से शब्द लेकर हमें कुछ नए शब्दों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं और अपनी भाषा से जो बने हुए शब्द हैं हम उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और वो हमारे लिए सरल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक जो विद्वानों का ग्रुप था या दूसरे जो विद्वान थे उनका जो मत था वो मानते थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी शब्द चल रहे हैं उस खोज के लिए या उस नई टेक्निक के लिए, तो हम उनको वैसे का वैसा बिल्कुल उसी रूप में जिस नाम से वो जाने जाते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे हमें उनको वैसे के वैसा ही अपनी भाषा में शामिल करना चाहिए। सन 1946 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने भी ऐसे ही सलाह दी थी और इस मत का अंतर्राष्ट्रीयवादी जो सिद्धांत है इसका सबसे ज़्यादा जो समर्थन है वो गंगा प्रसाद मुखर्जी और सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। उनका मानना था कि जिस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर बोली जाती हैं तो हमें उसी प्रकार पारिभाषिक शब्दावली में भी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्द हैं उनको वैसे का वैसा ही मिलाकर रखना चाहिए या बोलना चाहिए। नए शब्दों का निर्माण उससे होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयवादी जो सिद्धांत है इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे अभिग्रहणवादी, शपथ ग्रहणवादी सिद्धांत और स्वीकरणवादी तथा आदानवादी, अनेक इसके नाम हैं। और जो ये विद्वान थे जो इस मत का समर्थन करने वाले थे उनका जो मानना था वो चाहते थे कि हमें शब्द निर्माण के लिए जो प्राचीन साहित्य में जो शब्द हैं उनको तलाशने में बेकार की मेहनत या परिश्रम नहीं करना चाहिए। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनी पारिभाषिक शब्दावली में शामिल करेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली से जुड़े रहेंगे। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं और जो हमारी नई भावी पीढ़ी है उनको भी जो नए नए शब्द हैं उनसे उनका परिचय होगा, पैसा और समय भी बचेगा। और जो इस विचारधारा के समर्थक हैं उनका ऐसा मानना था कि जो विदेशी शब्दावली है उसको हम वैसे का वैसा ही अगर अपनी भाषा में रख लेते हैं तो जो हम हिंदी भाषी लोग हैं वो हम विश्व की अनेक भाषाओं से जुड़ पाएंगे। और भारत सरकार ने सन 1940 में अवतार हैदर की अध्यक्षता में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति ने सुझाव दिया कि विदेशों में होने वाले वैज्ञानिक विकास की बराबरी करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय जो शब्द हैं उनसे जुड़ना ही पड़ेगा और उनको अपनाना भी पड़ेगा। सन 1949 में जो विश्वविद्यालय आयोग है उसने अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को स्वीकार कर लिया और पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड ने सन 1950 में इस निर्णय का अनुमोदन किया। अंतर्राष्ट्रीय जो शब्दावली है उसकी कोई विशेष परिभाषा नहीं दी जा सकती है, लेकिन जिन विद्वानों ने इसका समर्थन किया या इस मत का अपनाने पर इसको बल दिया है उनका ऐसा मानना था कि इससे पैसा और समय बचेगा और अंतर्राष्ट्रीय जो शब्दावली है उसको ना मानने से जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो यथाशीघ्र यानी कि वो जल्दी विकास नहीं कर पाएंगे। अब ये तो बात हुई इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों की या जो इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे विद्वानों का मानना था या उनका जो सोचना था वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय जो पारिभाषिक शब्द हैं वो दुनिया के सारे देशों ने एक साथ मिलकर नहीं बनाए हैं और बल्कि वे सारे यूरोप के या केवल 2 या 3 जो देश हैं मुख्य रूप से उनमें जो प्रचलित शब्द हैं केवल वही शब्द हैं जो ज़्यादातर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये मिलाकर सारे देशों की सारी दुनिया के ये शब्द नहीं हैं और ये हर देश में स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।
और अंग्रेजी के सभी जो शब्द हैं वो हमारी पारिभाषिक शब्दावली के अंग नहीं बन सकते, या वो हमारी जो विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र है उसमें सारे के सारे जो शब्द हैं वो सिर्फ अंग्रेजी या अन्य यूरोपीय भाषाओं के नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया की कोई भी जो एक समृद्ध भाषा है वो इसे स्वीकार नहीं कर सकती है। और विदेशी भाषा के व्याकरण से जो है अपनी भाषा को विकृत नहीं कर सकते, उसका रूप नहीं बिगाड़ सकते हैं। और विदेशी भाषा से न तो हमारी भाषा का संस्कार बनता है और ना ही वो कुछ तरक्की या समृद्धि उसमें होती है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे चीन है, जापान है, इन्होंने अपनी भाषा में ही विज्ञान और टेक्निक की जो उन्नति की है, जो तरक्की की है, वो बिना अंग्रेजी भाषा के या विदेशी भाषाओं के शब्दों के बिना ही की है। उन्होंने अपनी भाषा में ही हर चीज़ में खोज और आविष्कार किए हैं। अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांत का विरोध करने वाले जो विद्वान हैं उनका ऐसा मानना था कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नति के लिए या तरक्की के लिए सिर्फ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ही जरूरी नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी भाषा में भी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं। और हर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हर देश में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसा कि यहाँ एक शब्द है, हमारे यहाँ जो शब्द है पेट्रोल, हम उसका पेट्रोल के रूप में ही प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में उसके लिए गैसोलीन जो शब्द है उसका प्रयोग होता है। और विश्व के अन्य देशों में एक शब्द है बेंजीन, उसका प्रयोग होता है, वो लोग पेट्रोल नहीं बोलते हैं। और फ्रेंच में जो है, फ्रांस जो देश है उनकी जो फ्रेंच भाषा है उसमें पेट्रोल को एसेंस कहा जाता है, जबकि भारत में हम उसे पेट्रोल कहते हैं। और ये सारे जो शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा के ही शब्द हैं। तो हर देश अपनी भाषा के हिसाब से अपनी भाषा को जो एक एसेंस होता है, उसको जो उच्चारण करने का एक स्तर होता है, उसी हिसाब से अपने यहाँ किसी शब्द का निर्माण करते हैं या उसको अपनी भाषा में ग्रहण करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्राष्ट्रीयवादी जो सिद्धांत है इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, परंतु इस मत को ग्रहण करने वाले लोग बहुत कम थे। इसका कारण यह भी था कि कोई भी भाषा भाषी या कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा का विदेशीकरण जो है उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। और दूसरा, जो हिंदी तथा अन्य अंग्रेजी जो भाषाएं हैं उनकी प्रकृति अलग अलग है। यदि हम हिंदी भाषा में तकनीकी शब्दावली का स्वयं निर्माण करें और उसका उपयोग करें तो हमारी भाषा और तरक्की करेगी और ज़्यादा समृद्ध होगी, ऐसा उन लोगों का मानना था जो इस सिद्धांत का विरोध कर रहे थे।